तो उस चुनाव में उसका नतीजा हम सब जानते हैं कि जितनी मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी इंडिया में, खासकर भारतीय इलाकों की, जैसे यूपी की हो गई, बिहार की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, इवन केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ सब पर मुस्लिम लीग एक तरफा जीती थी मुस्लिम रिजर्व सीट्स पर। तो इन चुनावों के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का बहुत बड़ा योगदान था। मतलब उन्होंने सिर्फ यूपी या महाराष्ट्र या सेंट्रल प्रोविंस या यहीं पे जाके चुनाव प्रचार नहीं किया। उन्होंने, सोचिए आप उस जमाने में कि NWFP, जो सीमांत प्रांत उस वक्त कहा जाता था, सरहदी सूबा पाकिस्तान का, वहां उसके दुर्गम इलाकों में AMU के छात्रों ने जाकर चुनाव प्रचार किया। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये सौभाग्य प्राप्त है, और भारत के दुर्भाग्य के नजरिए से, कि दुनिया की ये इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से इस दुनिया के नक्शे पर एक देश का जन्म होता है, और उस देश का नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जनक जिसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को, उन्होंने अलीगढ़ के छात्रों के लिए कहा था कि ये पाकिस्तान के अर्सेनल हैं, मतलब ये पाकिस्तान का शस्त्रागार है। तो किसी यूनिवर्सिटी का किसी राष्ट्र के निर्माण में ऐसा योगदान शायद इतिहास में कहीं नहीं मिलता, दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज आपके साथ हम हैं, और आज हमारे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव जी। प्रखर श्रीवास्तव जी को नमस्कार, स्वागत आपका। प्रखर जी के बारे में वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी चूंकि जयपुर डायलॉग्स पे प्रखर जी पहली बार पधारे हैं तो मैं आपका परिचय दे देता हूं। आप सीनियर पत्रकार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े रहे हैं, और जैसा आज मुझे ज्ञात हुआ कि ABP न्यूज़ के अतिरिक्त जितनी भी बड़ी से बड़ी चैनल्स हैं, चाहे वो आज तक हो और चाहे जी हो और चाहे जो कुछ है, उस पर सब में आप काम कर चुके हैं। और आपका अंतिम जो मीडिया चैनल्स में जो असाइनमेंट था वो न्यूज़ 24 पर था एज कंटेंट एडिटर। और उसके बाद से आप YouTube पर सक्रिय हैं, आप इनको देखते होंगे। कैपिटल टीवी बहुत जानी मानी चैनल है YouTube, उस पर लगातार आपके शोज आते हैं, और ये अपनी रिसर्च बेस्ड जो ये बनाते हैं अपने एपिसोड्स, उनके लिए प्रखर जी विख्यात हैं। तो प्रखर जी, आज का जो विषय है वो मुझे इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी AMU में जब गए तो उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्वतंत्रता की लड़ाई का केंद्र बिंदु था। और उस समय मैंने ट्विटर पर सीधे मोदी जी से प्रश्न पूछा था कि केंद्र बिंदु तो था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का केंद्र बिंदु था या पाकिस्तान की लड़ाई का केंद्र बिंदु था? उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। बाद में मुझे पता चला, जो स्वयं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने स्वीकार किया कि वो उनको लेके गए थे। तो जब ख्वाजा इफ्तिखार अहमद उनको लेके जाएंगे तो उन्होंने अपना नैरेटिव भी प्रधानमंत्री के द्वारा बुलवा लिया। यह मुझे मानना पड़ेगा कि जो एक पुराना अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री था, उसी की तर्ज पे बड़ी सफलता थी उनकी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि AMU का भारत के विभाजन में क्या योगदान था? नमस्कार संजय जी, आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े मंच पर आज बोलने का, आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अगर सीधे मुद्दे पर आए तो वैसे तो पूरी दुनिया में छात्र आंदोलन का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और उसके तमाम उदाहरण मिलते हैं। अगर हम बाहर के मुल्कों की बात करें तो हम अगर बहुत ही ताज़ा इतिहास में जाएं तो ईरान के अंदर तेहरान यूनिवर्सिटी ने जो आंदोलन किया था, उसकी वजह से जो है खुमैनी सत्ता में आया और बाद में वो एक शिया इस्लामिक राष्ट्र बन गया, एक अलग कहानी है। भारत की भी अगर बात करें तो JP का जो आंदोलन था वो भी छात्रों ने शुरू किया था, जो अहमदाबाद से शुरू हुआ और पटना यूनिवर्सिटी तक वो आंदोलन गया। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये सौभाग्य प्राप्त है, और भारत के दुर्भाग्य के नजरिए से, कि दुनिया की ये इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से इस दुनिया के नक्शे पर एक देश का जन्म होता है, और उस देश का नाम है पाकिस्तान।
और पाकिस्तान का जनक जिसको कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, उन्होंने अलीगढ़ के छात्रों के लिए कहा था कि ये पाकिस्तान के अर्सेनल हैं, मतलब ये पाकिस्तान का शस्त्रागार है। तो किसी यूनिवर्सिटी का किसी राष्ट्र के निर्माण में ऐसा योगदान शायद इतिहास में कहीं नहीं मिलता, दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलता है। और ये इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो नींव है, जो इसका इतिहास है, वो हमको काफी लोगों को मालूम है कि किस तरह से ये इसमें कट्टरपंथ और तमाम चीजों को बढ़ावा मिला। लेकिन हम बहुत ही ज्यादा पीछे ना जाकर हम सिर्फ 45, 46 और उस दौर की बात करें जब पाकिस्तान मूवमेंट बहुत उफान पर था, पाकिस्तान का आंदोलन, पाकिस्तान बनाने का आंदोलन, तो कुछ घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को का किस तरह का रोल रहा होगा पाकिस्तान बनाने में। 1946 में एक बार 1945-46 में एक बहुत टर्निंग पॉइंट इंडिया का आया था, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और स्टेट्स के चुनाव हुए थे। आपने अपनी पुस्तक में भी उसका जिक्र किया होगा, आपकी बड़ी मशहूर पुस्तक है विभाजन पर। तो उस चुनाव में उसका नतीजा हम सब जानते हैं कि जितनी मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी इंडिया में, खासकर भारतीय इलाकों की, जैसे यूपी की हो गई, बिहार की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, इवन केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ सब पर मुस्लिम लीग एक तरफा जीती थी मुस्लिम रिजर्व सीट्स पर। तो इन चुनावों के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का बहुत बड़ा योगदान था। मतलब उन्होंने सिर्फ यूपी या महाराष्ट्र या सेंट्रल प्रोविंस या यहीं पे जाके चुनाव प्रचार नहीं किया। उन्होंने, सोचिए आप उस जमाने में कि NWFP जो सीमांत प्रांत उस वक्त कहा जाता था, सरहदी सूबा पाकिस्तान का, वहां उसके दुर्गम इलाकों में AMU के छात्रों ने जाकर चुनाव प्रचार किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, एक बहुत मशहूर किताब है वेंकट धुलीपाला साहब की, क्रिएटिंग ए न्यू मदीना। इस किताब के अंदर इसका पूरा जिक्र है कि किस तरह से AMU के छात्रों ने पाकिस्तान के पक्ष में, मुस्लिम लीग के पक्ष में, जिन्ना के पक्ष में, लियाकत अली खान के पक्ष में पूरे भारत में जाकर चुनाव प्रचार किया। और दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहां पर अगर कोई छात्र राजनीति में इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो वहां एक उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन AMU का जो प्रशासन था उस वक्त का, उसने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी कि उनके जो मेधावी छात्र हैं, जो होनहार स्टूडेंट हैं, वो दुनिया भर, देश भर में प्रचार कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम कैसे हो पाएगी। तो 45, 46 में वहां पर परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गई, तारीखें आगे बढ़ा दी गई चुनाव के हिसाब से। सोचिए, चुनाव में छात्र लोग हिस्सा ले सकें, इसके लिए परीक्षाओं की तारीखें बदल दी गई। और जब मुस्लिम लीग बिल्कुल एक तरफा जीत गई सारी मुस्लिम रिजर्व सीट्स पे, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एकदम जश्न का माहौल मनाया गया। मतलब समझ लीजिए कि होली, ईद, दिवाली सब एक साथ वहां पर मना दी गई। और कहते हैं कि मतलब कहते क्या है, मतलब ये यास्मीन खान है और ये बहुत बड़ी स्कॉलर हैं और ये इतिहास की बहुत बड़ी इनकी किताब है एक, विभाजन के ऊपर लिखी हुई, और ये ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है, पाकिस्तानी मूल की हैं। ये अपनी किताब में लिखती हैं कि जब AMU के अंदर लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना 1946 में आए तो उनको कंधे पर बिठा लिया छात्रों ने। और कहते हैं कि AMU के इतिहास में ऐसा जलसा नहीं हुआ जो जिन्ना के सम्मान में वहां पर हुआ था। तो इस तरह से पूरा AMU का जो था रोल पाकिस्तान बनाने में वो था। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए और जिन्ना के लिए चुनावी प्रचार ही नहीं कर रहे थे, ये विचारधारा का प्रचार प्रसार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि ये हिंसक गतिविधियों में भी लिप्त थे। पाकिस्तान को बनाने के लिए इन्होंने खून खराबे का भी सहारा लिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको फिर बताऊं, फिर एक बार किताब दिखा रहा हूं, यास्मीन खान की ये किताब है। और इस किताब के पेज नंबर 40 पर वो लिखती हैं कि अलीगढ़ में 1946 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, बड़ा बहवा दंगा हुआ था। और दंगे की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि अलीगढ़ के एक बाजार में, जो हिंदुओं का बाजार था, वहां पे AMU के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कुछ कपड़े खरीदने के लिए गए। मोल भाव को लेकर कुछ लड़ाई हो गई, कीमत को, कपड़े की कीमत को लेकर लड़ाई हो गई। तो जो व्यापारी था, हिंदू व्यापारी, उसका दुकान नीचे थी, यूपर उसका घर था। उस दुकान में आग लगा दी गई, जिसपे वो हिंदू व्यापारी, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे जलकर मर गए। और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया था। और कितनी शर्म की बात है, बकौल यास्मीन खान वो ये बताती हैं कि उस समय का जो AMU का प्रेसिडेंट था 1946 में, उसने ये बाद में माना कि उन दंगों में उसने खुद के हाथों से कई हिंदुओं की हत्याएं करी। तो ये जो AMU के आप देखते हैं प्रेसिडेंट, जो कभी
जो छात्र संघ के नेता होते हैं, जो कभी असम को काटने की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व की कब्र खुदेगी अलीगढ़ की धरती पर। तो ये वो जो मानसिकता है, जो वो डीएनए है, वो उसी छात्र संघ के अध्यक्ष का है, जो 1946 में था, जो खुद मानता था कि मैंने दंगों में हिंदुओं की हत्याएं करी। और इस तरह से पूरा जो अलीगढ़ है, अगर अलीगढ़ एएमयू नहीं होता, एएमयू से पास आउट जो लोग थे, उन्हीं ने तो पूरा पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान मूवमेंट अलीगढ़ एएमयू के योगदान के बिना पूरा अधूरा है, और ये पाकिस्तान का इतिहास मानता है इस बात। जी संजय जी। हाँ जी, बिल्कुल। और जो पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद ये भी कहा गया कि जो भी इनकी फैकल्टी है या जो भी इनके छात्र, यदि वो पाकिस्तान जानते हैं तो उनको उसी के इक्विवेलेंट, और छात्रों को तो क्लास 1 अधिकारी तो तुरंत ही बना दिया जाता था, सिर्फ अलीगढ़ की डिग्री चाहिए होती। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। बहुत एक मजेदार किस्सा है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास को किस तरह से हमारे यहाँ छेड़छाड़ की गई है। जब भारत आजाद हो गया तो एएमयू के में अक्टूबर 1947 में एक कैंप लगाया गया, और वहां पर, मतलब कैंप कहने या उसको पहले तो बड़े बड़े पोस्टर लगाया गया कि पाकिस्तान की फौज में भर्ती के लिए यहाँ के छात्र आवेदन कर सकते, और पूरे एएमयू के अंदर पोस्टर लग गए। और क्योंकि वहां पे एक आर्म्ड कोर होती थी, 1930 के दशक में वहां पे शुरू हो गई थी, तो छात्रों को थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाता था। तो पाकिस्तान आर्मी के बाकायदा कैंप लगाए गए और इनके पोस्टर्स लगाए गए। ये अक्टूबर महीने की बात है। अब ये खबर जब फौज में भर्ती के, पाकिस्तानी फौज में भर्ती के कैंप लगाए गए, तो ये खबर सरदार पटेल तक पहुंच गई, जो उस वक्त भारत के गृह मंत्री थे। तो उन्होंने जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम कहते थे, जिसको आज का उत्तर प्रदेश है, उसके जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी अक्टूबर में, 3rd वीक में, कि पंत साहब ये अलीगढ़ में इस तरह की खबरें हो रही हैं। तो पंत साहब ने उनको 21 अक्टूबर 1947 को जवाब दिया कि अलीगढ़ में क्या हो रहा है। और ये जवाब छपा है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी। ये बड़ी ऑथेंटिक किताब है। इसमें ये भारत सरकार के आर्काइव्स में जो लेटर पड़े हुए हैं सरदार पटेल, उसके आधार पर तैयार की गई है। अब देखिए उस चिट्ठी के अंदर पंत साहब क्या लिखते हैं। उस चिट्ठी में पंत साहब लिखते हैं कि बिल्कुल सही खबर है, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं और इस तरह की भर्ती पाकिस्तानी फौज के लिए चल रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि इसको केंद्र सरकार इसको ग्रांट देती, उस वक्त भी ग्रांट देती थी अलीगढ़ एएमयू को, तो हम, ये हमारे अंतर्गत आती है, तो हम इस पे प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। और इस तरह का पत्राचार देश के गृह मंत्री और यूनाइटेड प्रोविंस, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में ये पत्र व्यवहार चल रहा है, और ये बहुत ऑथेंटिक है। और फिर जब भारत सरकार ने इस पे लगाम लगाई और पंत सरकार की जो प्रशासन सक्रिय हुआ, तो उसके बाद वो फिर वो उसकी खाना पूरी हुई कि नहीं लगाया जाएगा। अब आप एक सामान्य घटना इसको आप मान सकते हैं, भाई ठीक है, वहां पे पाकिस्तान भर्ती कैंप लगा रहा था। अब इसकी अब टाइमिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो पत्राचार मैंने आपको बताया, तारीख बताई 21 अक्टूबर 1947। कोइंसिडेंस है कि आज भी 21 अक्टूबर का दिन है, और आज भी 21 अक्टूबर है, आज भी 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को हमला हो जाता है, 22 अक्टूबर को हमला होता है। मतलब अगले दिन कबायली सेना हमला कर देती है। जो पाकिस्तानी फौज जो कबायलियों के भेष में छुपी हुई थी, वो अगले दिन कश्मीर पे हमला कर देती है। तो ये जो एएमयू के जो होनहार छात्र थे, मेधावी छात्र थे, ये पाकिस्तान की फौज की तरफ से कश्मीर पे हमला करने वाले थे। हम तो यही मान सकते कि भर्ती हो क्यों रही थी, भाई पाकिस्तान सेना को जरूरत क्या थी। तो सोचिए इतनी बड़ी। अब देखिए आजादी के बाद क्या क्या होता है वहां पर, मतलब बड़े अजीब सी बात है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय एक अलीगढ़ के वाइस चांसलर थे, उनका नाम था जाहिद हुसैन साहब, और बड़े मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे और थिंक टैंक माने जाते थे, जिन्ना और लियाकत अली खान के बड़े करीबी थे। तो जब भारत आजाद हो गया तो बड़ा, देखिए कितना शानदार तरीका था, उनका भी दिमाग जबरदस्त रहा होगा, कि उन्होंने वाइस चांसलर के पद से इस्तीफा दिया एएमयू के, और अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर बन गए। मतलब पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल गई, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा पद भी मिल गया, हाई कमिश्नर, भाई राजदूत आप कह सकते हैं। आप बन गए दिल्ली में, आपको अपना देश भी नहीं छोड़ना पड़ा और आप इतने बड़े पद तक पहुंच गए। तो ये सोचिए कि एएमयू के वाइस प्रेसिडेंट को पहला हाई कमिश्नर भारत का बनाया गया, वाइस चांसलर को, सॉरी,
वाइस चांसलर को पहला भारत का हाई कमिश्नर पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, और ये बाद में जाके पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल भी बन गए। अब यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है, आपने शायद अपनी किताब में उसका उल्लेख किया होगा, वो है अपने मेरठ के नवाब इस्माइल खान। मतलब उनकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, थोड़ा सा समय लूंगा इस कहानी को, लेकिन दर्शकों के लिए बहुत मजेदार कहानी होगी। मेरठ, दिल्ली के पास जो मेरठ है अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां के रहने वाले थे नवाब मोहम्मद इस्माइल खान। वो एक टोपी पहनते थे, फर वाली टोपी। तो जब जिन्ना साहब राजनीति में वापस से सक्रिय हुए तो उनका जो वेशभूषा थी वो सामान्यतः जो है वो उस तरह की थी जो अंग्रेजों की तरह की सूट टाई पहनना। तो नवाब इस्माइल खान ने उनको समझाया ये बात कि आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मुस्लिमों से, तो आपको ना ये फर वाली टोपी और ये सब पहनना चाहिए, शेरवानी वगैरह। तो जो टोपी पहनते थे वो टोपी उन्होंने जिन्ना को पहना दी, और जिन्ना को ही नहीं पहनाई वो टोपी उन्होंने पूरे भारत को पहना दी। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, आप सोचिए किस तरह के कैरेक्टर थे, और आज भी उनके वंशज यहाँ पर हैं। सोचिए, जिन्ना को टोपी पहनाई और उसके बाद भारत को भी टोपी पहना दी। वो 47 में जब भारत आजाद हुआ तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि अब आप पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां पे आप क्या जिम्मेदारी संभालेंगे? तो बड़ी मासूमियत से मेरठ के नवाब मोहम्मद इस्माइल खान ने जवाब दिया कि मैं अपने भाइयों को छोड़कर पाकिस्तान कैसे जा सकता हूँ? तो बोले, आप तो मुस्लिम लीग में इतने बड़े नेता हैं, पहले नंबर पर मोहम्मद अली जिन्ना है, दूसरे नंबर पर लियाकत अली खान है, तीसरे नंबर पर आप हैं। बोला, नहीं, मैं अपने भाइयों को छोड़ के नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, मैं तो इसी सरजमी पे, इसी हिंदुस्तान में रहूंगा। और देखिए कितना बड़ा दिल था इस भारत के पे राज करने वाले हुक्मरानों का, कि नवाब इस्माइल खान आराम से भारत में रहे और आजादी के 2 या 3 महीने बाद एएमयू के वाइस चांसलर बन गए। और किसी ने रोका नहीं, किसी ने नहीं रोका। और 1958 तक, मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक वो भारत में रहे। तो ये एएमयू का इतिहास आजादी के ठीक बाद शुरू होता है। इस तरह के कैरेक्टर जो थे वो एएमयू में के साथ जुड़े हुए थे, और इसी तरह जो है एएमयू के अंदर फौज के कैंप लगते थे, यहाँ से नौकरियां करने बड़े बड़े अधिकारी बन के पाकिस्तान जाते थे। तो बिना पाकिस्तान तो मतलब एएमयू के बिना कुछ है ही नहीं। यहाँ सही कह रहे हैं। मुझे बिल्कुल आश्चर्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने जो बरेलवी जमात वाले, जिनके कारण मास बेस मिला मुस्लिम लीग का, उनकी भी स्थिति देखी है। वो सारे के सारे, चाहे उनके जो सबसे बड़े आइडियोलॉग थे नईमुद्दीन मुरादाबादी, चाहे वो हो, चाहे हमारे अहमद रजा बरेलवी साहब के दोनों साहबजादे, जो आला हजरत साहब के दोनों साहबजादे हामिद और मुस्तफ़ा हों, जिन्होंने इसको एक्चुअली पूरे पाकिस्तान मूवमेंट को एक मास बेस दिया, ये सूफियों का, बरेलवियों का, सूफी बरेलवियों का। वो भी वहां जाके, और उनको लगा कि साहब उनकी पूछ नहीं हो रही, तो वापस चले आए, और फिर सब कुछ यही चले। और आज आला हजरत एक्सप्रेस नाम से ट्रेन तक चलती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमसे जितना बड़ा मूर्ख कोई है नहीं वैसे तो दुनिया में। हम भले उसको सदाशयता और सर्वधर्म समभाव कह ले या वसुधैव कुटुम्बकम कह ले, लेकिन हम बाहर से कोई भी यदि देखेगा तो यही विश्लेषण करेगा कि ये मूर्ख किस्म के लोग हैं, इनको आप जितना मारो उतना ये और सर झुकाते हैं। और इसी में बहुत सारे जो इनके एलमनस थे, बड़े प्रसिद्ध एलमनस हुए हैं, सज्जाद ज़हीर साहब जैसे, कैफी आज़मी साहब जैसे, उनके बारे में भी आप कुछ बताएं दर्शकों को। देखिए, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर निकले। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी प्रो पाकिस्तानी निकले, बहुत अच्छे लोग भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने दिए हैं इस देश को। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, वो आपके जो फेवरेट कैरेक्टर हैं जावेद अख्तर साहब, उनके मामू जान थे। मामू जान उनके मजाज लखनवी। और आपने अभी हाल ही में आप देख रहा था, आपका वीडियो आपने जावेद साहब पर बनाया था, तो जो मजाज लखनवी थे वो भी अलीगढ़ के पास आउट थे। और उन्होंने, अब देखिए कैसे इतिहास में मजाज की पूरी शायरियां जो हैं, पूरी गजलें सब लिपिबद्ध हैं। रेख्ता एक चलती है गंगा जमनी तहजीब के नाम के। अभी गंगा जमनी शब्द मुझे समझ में नहीं आता, ये जमुना के बाबर लेकर आया था। तो वो चलती है रेख्ता, उसमें रेख्ता में मजाज साहब की सारी शायरियां मौजूद। बस एक गजल उनकी, एक या उनका गीत मिस है जो उन्होंने पाकिस्तान की शान में लिखा था। उसको कहते हैं पाकिस्तान का मिल्ली तराना। और उसकी लाइन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आजादी की धुन में किसने हमको ललकारा। ये मजाज साहब जो थे वो अलीगढ़ में पढ़ते थे और पाकिस्तान के लिए शेरो शायरी कर रहे थे, उनके लिए तराने लिख रहे थे। और जावेद साहब
के मामू थे वो। तो ऐसे कैरेक्टर वहां पर एक से एक पढ़ते थे। अब आप देखिए, अगर खुद जावेद साहब वहां पे पढ़े, जावेद साहब के अब्बाजान वहां से पढ़े हैं, तो उनका तो पूरा परिवार ही एएमयू का पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो अयूब खान, जो आप जिनको पाकिस्तान का पहला तानाशाह कह सकते हैं, वो वहां के पास आउट थे। आप पाकिस्तान के 5वें राष्ट्रपति थे जो फजल इलाही चौधरी, वो वहां के थे। ख्वाजा नजीमुद्दीन जो जिन्ना के मरने के बाद दूसरे गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के, वो वहां के थे। और लियाकत अली खान खुद वहां के थे। और एक से बढ़कर एक, इवन हम अगर कश्मीर के नेताओं को देखें तो अब्दुल गनी लोन वहां के पास आउट है, मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां के पास आउट है। शेख अब्दुल्ला के दिमाग में जो भी आप आज आप शेख अब्दुल्ला की कोई भी छवि बना लीजिए, आप शेख अब्दुल्ला को आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं और सब चीजें करते हैं, लेकिन हकीकत में शेख अब्दुल्ला के दिमाग में जो अलगाववाद का जो जहर जो भरा गया था, वो एएमयू में भरा था। एक सामान्य छात्र थे, एएमयू में पढ़े, उसका ब्रेन वॉश हो गया उनका। उसके बाद उन्होंने कश्मीर में मूवमेंट शुरू किया, जिसको अब इतिहास में बड़ा अलग तरह का बड़ा महान आंदोलन बता दिया जाता है। वो वहां के पढ़े। नसीरुद्दीन शाह वहां के पढ़े हुए, उनके भाई तो वाइस चांसलर रहे। तो इस तरह के लोग पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा अलीगढ़ से सिर्फ खराब लोग ही निकले। राही मासूम रजा भी वहां के पास आउट हैं। के मोहम्मद जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, अयोध्या में बहुत बड़ा रोल था उनका, जो पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई करी थी, वो वहां के पास आउट है। आरिफ मोहम्मद खान वहां के पास आउट है। साहिब सिंह वर्मा वहां के पढ़े हैं। लाला अमरनाथ वहां के पढ़े हुए हैं। तो जफर इकबाल हॉकी प्लेयर थे, वो वहां के पढ़े हुए हैं। तो इस तरह का नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा, मैं आपको एक यहाँ पे कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा कि हमको अलीगढ़ शहर को भी थोड़ा सा यहाँ पे हमको छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उस पर वही चर्चा करना चाहिए कि अलीगढ़ था क्या। क्योंकि एएमयू का जो प्रभाव था, जब एएमयू उसके बीचों बीच जब बनी हुई थी, तो उसके जो छात्र थे वो अलीगढ़ पर भी अपना असर छोड़ते थे। और अलीगढ़ उस समय एक मुस्लिम, काफी मुस्लिम आबादी, वहां पे 40-50% मुस्लिम आबादी उस दौर में रहती थी। तो अलीगढ़ का भी, जो अलीगढ़ के स्थानीय निवासी थे, उनका भी पाकिस्तान प्रेम जबरदस्त है। मैंने जैसे अभी यास्मीन खान की किताब का हवाला दिया, तो उसके अंदर वो बताती हैं कि 45-46 उस दौर में अलीगढ़ के घरों, जो अलीगढ़ के जो स्थानीय निवासी थे, उनके घरों के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे होते थे और झालरें लगी होती। वो पुराने जमाने में झालर नहीं लगाते थे उसमें, जिसमें हरे और सफेद मुस्लिम लीग के झंडों की तरह वो लगाए जाते थे। जिन्ना के पोस्टर्स वहां पे लगाए जाते, जिन्ना की तस्वीरें वहां पे चिपकाई जाती थी। पाकिस्तान से जुड़े हुए जो उस वक्त नारे चल रहे थे, वो नारे वहां पर लगाए जाते थे। मतलब अलीगढ़ का पूरा माहौल जो है वो पाकिस्तान में माहौल था। और वो एक बहुत अच्छी बात लिखती है यास्मीन खान की स्थिति ये थी कि जब अलीगढ़ में मोहम्मद अली जिन्ना पहुंचे, तो उन्होंने जब मदद मांगी, आर्थिक मदद मांगी पाकिस्तान के लिए, तो अलीगढ़ की मुस्लिम महिलाओं ने अपने गहने दान कर दिए जिन्ना को, जिन्ना के सामने, जिन्ना के चरणों में उन्होंने गहने रख दिए। तो ये उस समय पूरे अलीगढ़ का माइंडसेट था जो प्रभावित हो रहा था एएमयू से। अब अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 1951 में जब जनगणना होती है, तो 28% मुस्लिम, मतलब भारत की आजादी के 4 साल बाद 28% मुस्लिम आबादी अलीगढ़ के अंदर मौजूद रहती है। और आज अलीगढ़ शहर की आबादी का 40 से 42% जो है मुस्लिम आबादी है। तो ये सब लोग जो पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, अलीगढ़ के स्थानीय लोग भी, ये पाकिस्तान नहीं गए। जो अभी आपने बात कही, ये वही लोग हैं कि इन्होंने अलीगढ़ में बैठ के पाकिस्तान बनवा दिया, लेकिन जब पाकिस्तान जाने की बारी आई तो इन्होंने हाथ जोड़ दिए, बोले नहीं भाई हम तो हिंदुस्तानी रहेंगे। अब क्या होता है? अब ये होता है कि इनके जो वंशज हैं वो कहीं भी शाहीन बाग में बैठ के कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा। अब इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे दादा जान ने किसको वोट दिया था 1945-46 के चुनाव, अलीगढ़ के किस घर के बाहर, जो आज बने होंगे घर, उन घरों के बाहर आज से 70 साल पहले नेहरू या गांधी की तस्वीरें लगती थी कि जिन्ना की तस्वीर लगती थी? इनसे पूछें। और जब इनसे पूछे और उनको सबूत दिखाएं तो फिर ये कहना भूल जाएंगे कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो ये बदला, पहले पाकिस्तान बनाओ और हक के साथ हिंदुस्तान में बैठ जाओ। तो ये बड़ा अजीब किस्म का है। और अलीगढ़ को लेकर इतने संजीदा भी तो थे, कैफ बनारसी साहब, उनका ये बड़ा चर्चित है। कैफ बनारसी साहब के हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के। हाँ, अरे ये तो बड़ा मशहूर उस समय का नारा था। इसको लेकर तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है। अब मैं आपको अलीगढ़ कितना महत्वपूर्ण था, मतलब सिर्फ जनता तो पाकिस्तान से वहां की मोहब्बत कर ही रही थी, वहां की ज्यादातर मुस्लिम जनता,
मतलब लियाकत अली और जिन्ना की नजर में भी अलीगढ़ था कि अलीगढ़ कैसे भी करके पाकिस्तान में शामिल कर दो। जैसे लाहौर में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में, तो उस वक्त चर्चा हुई कि भाई नक्शा क्या होगा। तो लियाकत अली ने कहा कि हम पाकिस्तान सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रखेंगे, ये हमारे सपनों का जो इस्लाम है, जिसमें जो इस्लामी संस्कृति के जो केंद्र हैं, उसमें आगरा भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल, और अलीगढ़ को हम कैसे भूल सकते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात लिखी है राजमोहन गांधी ने, मुस्लिम मन का आईना। राजमोहन गांधी जो है पोते हैं महात्मा गांधी के, और मुझे लगता है कि और नाती है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के। हाँ, सी राजगोपालाचारी जी की नाती है। मतलब भारत के पहले दूसरे गवर्नर जनरल और महात्मा गांधी के अंश उनके अंदर बहते हैं, और खुद को वो उनसे बड़ा सेक्युलर, वो समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई सेक्युलर नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी लियाकत अली खान की जो मानसिकता थी अलीगढ़ को लेकर, वो अपनी किताब में लिख रहा है। तो ये अलीगढ़ में जो चल रहा था वो पाकिस्तान को सिंध, कराची और लाहौर के लोगों ने तो ना बनाया, पेशावर के लोग, ये बनाने वाले अलीगढ़ के लोग थे, ये एमयू में पढ़ने वाले लोग थे। अब ये कुछ भी इतिहास अपना छुपाएं, ये कोई जो सच है उस सच को तो ना बदल सकते साहब। और सज्जाद ज़हीर के बारे में थोड़ा सा और बताएं सर। आप तो इस सारे विषयों के जानकार हैं, आपसे मैं क्या बात करूं, लेकिन सज्जाद ज़हीर का कैरेक्टर तो गजब है सर। मतलब ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, और ये हमारे आदरणीय नेहरू जी कर सकते थे। सज्जाद ज़हीर, मतलब दर्शकों के लिए अगर हम बात करें तो सज्जाद ज़हीर का सबसे कॉमन परिचय आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, मतलब दर्शकों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बताना जरूरी है। सज्जाद ज़हीर साहब जो हैं, वो राज बब्बर जो हैं, उनकी जो पहली पत्नी थी नादिरा बब्बर, उनके पिताजी हैं। मतलब राज बब्बर साहब जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके ससुर साहब हैं। सज्जाद ज़हीर बहुत बड़े कॉमरेड थे। मतलब ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन, जिसको सबसे बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन कहा गया है कि एक मुस्लिम जब कॉमरेड बनता है तो इससे खतरनाक साहब जैसा। हाँ बिल्कुल, मजाज साहब जैसे। तो अब सज्जाद ज़हीर जो थे वो कॉमरेड थे। तो जब पाकिस्तान बना, तो पहले तो पाकिस्तान बनाने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि कम्युनिस्ट हमेशा से जो है थोड़ा पढ़ लिख तो ज्यादा है, ये तो सत्य है, पढ़ते लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, इसमें जो अच्छाई है वो अच्छाई है, इसमें कोई हमको वो नहीं करना चाहिए। तो अब मुस्लिम लीग में तो उस तरह के लोग थे नहीं पढ़े लिखे, सब नवाब ववाब इस टाइप के लोग थे, या बहुत ही अलग तरह का तबका था। तो ये इनको ज्ञान देते थे सज्जाद ज़हीर साहब कि पाकिस्तान के लिए मांगे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अंदर खाने, जैसे अभी आप देखते हैं चल रहा है किसानों का आंदोलन, लेकिन दिमाग दे रहे हैं कौन? कम्युनिस्ट। वो चल रहा था मुस्लिम लोगों का आंदोलन, शाहीन बाग और जो सीए के खिलाफ, ज्ञान देने वाले जो पोस्टर बनते थे बड़े खूबसूरत से और बड़े अट्रैक्टिव पोस्टर जो बन रहे थे, वो सारे वो सब जेएनयू की फैक्ट्री में तैयार हो रहे थे। वो तो वो कम्युनिस्ट हमेशा जो है दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते। तो उन्होंने जिन्ना साहब को है जबरदस्त ज्ञान दिया और सब तैयारी करी। सज्जाद ज़हीर साहब उसमें मुख्य भूमिका में थे, और कहा कि भारत के तो एक टुकड़ा क्यों होना चाहिए, भारत के तो 17 टुकड़े होना चाहिए। खैर वो अलग विषय है, हम बाद में कभी उस पर बात करेंगे। तो जब वो तो गंगाधर अधिकारी रिपोर्ट आज तक का हाँ बिल्कुल बिल्कुल आज तक नहीं की है। हाँ, उस पर भी हमको कभी चर्चा करना चाहिए, बड़े मजेदार वो और बड़ा रोचक जानकारी है वो। तो खैर वो अब आप सज्जाद ज़हीर साहब जब आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया, तो ये तय हुआ कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की कमान कौन संभालेगा। तो भाई यहाँ के कम्युनिस्टों ने तय किया कि सज्जाद ज़हीर साहब आप वहां जाइए और पाकिस्तान में अपना कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू कीजिए। और फैज अहमद फैज पहले से वहां पे थे, तो फैज अहमद फैज जो मशहूर शायर हैं, तख्त उछाले जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, क्या है सर उसकी पहली लाइन में अक्सर वो भूल जाता हूँ मैं, फैज की जो बड़ी सीए में गजल गाई गई। तो फैज साहब नंबर 2 थे, नंबर 1 सज्जाद ज़हीर थे। इन दोनों ने वहां पे लाल सलाम शुरू कर दिया। अब जहाँ पे हरे रंग को ही सब कुछ माना जा रहा था, वहां पे लाल रंग कहाँ से आ सकता था सामने, लिहाजा इनकी दाल वहां पे गल नहीं पा रही थी। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा जो कम्युनिस्ट विध्वंसकारी तो बहुत दिमाग के होते ही हैं, इनके दिमाग में सबसे पहले विध्वंस आता है। तो इन्होंने सोचा सज्जाद ज़हीर साहब ने कि यार ये जो है ये लियाकत अली खान की सरकार ही गिरा दो। तब तक जिन्ना साहब मर चुके थे। तो इन्होंने एक मेजर अकबर खान ब्रिगेड, बाद में मेजर जनरल हो गए थे, वो मेजर जनरल अकबर खान जो असंतुष्ट था पाकिस्तान आर्मी में, उसके साथ ये मिले सज्जाद ज़हीर और फैज अहमद फैज। इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि कैसे हम पाकिस्तान की सत्ता पे कब्जा कर लें। मतलब पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में जो अभी सैनिक शासन इतने लंबे समय तक चलता रहा और आज भी सेना का बहुत दखल है, इसकी शुरुआत, इसकी जड़ में पानी देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो सज्जाद ज़हीर है, आज जिसको आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है।
इतने साल जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ, अयूब खान और याह खान जैसे लोग वहां पर तानाशाह बनकर बैठ गए। जिया उल हक का नाम तो भूल ही गया, सबसे बड़े तो वो थे। तो ये करने वाले सज्जाद जहरी ने जहरीले बीज को पानी दिया। तो सज्जाद जहरी ने प्लान बनाया मेजर जनरल अकबर खान के साथ, और फैज अहमद फैज भी इनके साथ इन्वॉल्व थे कि पाकिस्तान की सरकार गिरा दे। वो प्लान लीक हो गया, उसको केस चला। उस केस को कहते हैं रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, रावलपिंडी षड्यंत्र केस। तो इन सबको सजा हो गई। अब इसमें सजा पहले हुई, फैज अहमद फैज को फांसी की, सज्जाद जहरी को फांसी की, मेजर जनरल अकबर खान को फांसी की। अब देखिए इनका बचाव करने वाला वकील कौन था, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी। इनको बचाने के लिए सोहरावर्दी ने केस लड़ा इनका, तो सोहरावर्दी केस हार गया, वो इनको तीनों को फांसी की सजा हो गई। अब किस्मत देखिए कि लियाकत अली खान भी मर गए, उसके बाद जो पाकिस्तान में सत्ता में आते गए नजीमुद्दीन वगैरह सब साइड होते गए, और 1956 तक आते साल में, हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ कर दूं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है 1956 में सोहरावर्दी वहां का प्रधानमंत्री बन गया पाकिस्तान का। उसके पुराने क्लाइंट थे वकालत के दिनों में, वो तो बड़ा ही श्रूड किस्म का आदमी था, डायरेक्ट एक्शन डे और सभी लोग। मेरे को लगता है कि आज के दौर में जो अब लोगों तक सही बातें पहुंचने लगी है, तो सोहरावर्दी के बारे में मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो सोहरावर्दी जो प्रधानमंत्री बना, तो उसने इन सबको माफी दे दी। अब माफी दे दी तो फैज अहमद फैज तो भाग गए लंदन, मेजर जनरल अकबर खान स्वात वगैरह उस तरफ उस इलाके में चले गए, सज्जाद जहीर आ गए भारत। और भारत में आके उन्होंने नेहरू जी से कहा कि साहब अब मुझे भारत की नागरिकता दे दीजिए। और बड़ा ही दिलदार प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उस व्यक्ति को, सज्जाद जहीर जो एएमयू के पुराने स्टूडेंट थे, उनको भारत की नागरिकता दे दी। सोचिए, जो व्यक्ति जिसने पाकिस्तान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, जहां उसने तख्ता पलट की कोशिश की थी, जहां उसने सैनिक शासन लागू करवाने की कोशिश की थी, इतना बड़ा आरोपी, उसको भारत की नागरिकता मिल जाती। तो ये सज्जाद जहीर साहब की कांग्रेस को हरवाने में भी उसकी भूमिका थी 1946 में जी, और 1945 में। तो ऐसे लोगों को हमने पाला है साहब। हाँ, वो तो सही है। हाँ, ये अलग बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो लास्ट तक वॉर क्रिमिनल ही कहे जाते हैं, और आज़ाद हिंद फौज का कोई भी जो सैनिक है इतिहास की किताब में उसको जो है वापस नहीं लिया जाता, क्रांतिकारियों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये अब आप असल में मैं एक नाम भूलने की थोड़ा सा, मुझे कई बार नाम भूल जाता हूँ। सज्जाद जहीर साहब के जो भतीजे थे, वो इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, जिन्होंने भारत का पूरा इतिहास बदला। एक बार मुझे नाम याद दिलाया मुझे, वो इनके भतीजे थे सज्जाद जहीर साहब के, नूरुल हसन उनका परिचय। हाँ, इनके भतीजे थे, और मोहम्मद हबीब के शिष्य थे, विशेष शिष्य थे। वो भी तो अलीगढ़ के रत्न हैं दोनों, पिता पुत्र। बिल्कुल पिता पुत्र जो है, तो इसी में चूंकि वो आ ही गया, तो इसका बैकग्राउंड भी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ में। एक जो और योगदान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो हमारे इतिहास को लिपापोती करने का है। बिल्कुल। और उसके लिए आप जानते हैं अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री, स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो मोहम्मद हबीब, मुझे ये लग रहा है कि हम जब ये आपस में बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा यार ये दोनों मिलकर तो सिर्फ अलीगढ़ की एएमयू की बुराई कर रहे हैं। तो बड़े जैसा होता है ना कि आप जब सच बोलो तो आपके ऊपर कुछ टैग लगा दिए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा एक चीज का और जिक्र हमें यहाँ पे करना चाहिए कि अलीगढ़ के बारे में देश के पहले प्रधानमंत्री क्या विचार रखते थे। मतलब मोदी जी ने जो भाषण दिया, उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी, स्टेट्समैनशिप दिखाई उन्होंने, तो उन्होंने बातें करी अच्छी भाई, और विवाद में नहीं पड़ना। लेकिन ये जरूर भूल गए कि आज की जनता जो है वो 30 साल पहले की जनता नहीं है। लेकिन इसमें बड़ा रोचक है ये बात, और उसको समझने की जरूरत है कि मोदी जी गए वहां पर और उन्होंने एएमयू और सर सैयद अहमद के लिए बड़ी अच्छी बातें करी, अलीगढ़ के योगदान की बातें करी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार आईना दिखाया उन्होंने अलीगढ़ को। मतलब भारत में जो धर्मनिरपेक्षता के मसीहा कहे जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है उनकी, मैं तो हिंदी में पढ़ता हूँ, तो हिंदुस्तान की कहानी है, इसके पेज नंबर 403 में जो अलीगढ़ के लिए लिखा है वो मैंने राइट डाउन कर रखा है। अगर आप मुझे अनुमति दे संजय जी तो मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँ, ज्यादा नहीं, 4 लाइन। वो अपना जो भाषण देंगे उसके बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ कि उन्होंने एएमयू के बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पेज नंबर 403 पे क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की परंपरा राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही नजर से दकियानूसी यानी कंजर्वेटिव थी। एक के बाद एक अंग्रेज प्रिंसिपलों के अंदर रहकर यहाँ अलगाववाद और देश के खिलाफ रुझान पैदा हो गया।
यहाँ के विद्यार्थियों के सामने सरकारी नौकरियां पाने का खास मकसद रखा गया, यानी अंग्रेजों की चमचागिरी करने का। ऐसे में यहाँ देशभक्ति और बगावत, बगावत से उनका, नेहरू जी का मतलब है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, बगावत से, ऐसे में यहाँ देशभक्ति और बगावत की गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने कभी कभी और कभी खुलेआम, ज्यादातर पर्दे के पीछे से हर मुस्लिम आंदोलन पर असर डाला है, और मुस्लिम लीग का जन्म इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। कितनी बड़ी बात कह दी धर्मनिरपेक्षता के मसीहा जवाहरलाल नेहरू साहब ने कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से ही मुस्लिम लीग का जन्म हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हर मुस्लिम आंदोलन में एएमयू ने असर डाला है, और देखिए वो असर, भले वो चीन की चालों को ना समझ पाए हो नेहरू जी, लेकिन उन्होंने अलीगढ़ की मानसिकता को समझ लिया था। आप देखिए जो अभी सीए आंदोलन हुआ था, उस पर भी एएमयू अपना असर डाल रहा था। अब जो बहुत रोचक बात है, जो हमारे दर्शकों के लिए नई बात होगी, कि जब भारत आजाद हो गया तो एएमयू में मैंने जैसे बताया कि नवाब इस्माइल खान वहां के वाइस चांसलर बन गए, और फिर अलीगढ़ में एक वो हुआ। तो 24 जनवरी 1948 को वहां के दीक्षांत समारोह में जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए एक वो मंच था कि जहां से वो अपनी भारतीय मुसलमानों को संबोधित कर सकते थे। अलीगढ़ तो मक्का की तरह भारतीय मुसलमान उसको एएमयू को मानते थे। तो उन्होंने जो 24 जनवरी 1948 को जो भाषण दिया है, और मैं आपको बता दूं कि ये भाषण, जिसको भी, जो भी नेहरू को पसंद करने वाले लोग हैं और जो नेहरू को बहुत मानते हैं, अगर उनको लगता है कि हम लोग तो दो लोग बैठ के यहाँ पे कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं, तो वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पढ़ लें। बहुत सारे खंड हैं और हजारों पन्ने हैं, 50,000 के ऊपर पन्ने हैं, और जो जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, कहा, बोला, चिट्ठी लिखी, सब उसमें दर्ज है। और वो सब इंदिरा गांधी की देखरेख में दर्ज हुआ है, इंदिरा गांधी सरकार की देखरेख में। और राधा कृष्णन जी के लड़के गोपाल जी ने उसको पूरा एडिट किया है, तो उसकी सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठा पाता। तो उस सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का मैं रेफरेंस देते हुए कहूंगा कि 24 जनवरी 1948 को जो नेहरू ने अलीगढ़ में जो भाषण दिया था, और बहुत ध्यान से ये भाषण आप लोगों को सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे अपनी विरासत और पूर्वजों पर नाज है, जिन्होंने भारत को सांस्कृतिक और बौद्धिक महानता प्रदान की। अब वो अलीगढ़ के छात्रों से पूछते हैं, भाषण देते हुए मंच से एएमयू के छात्रों से पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या आप अपने को इसका हिस्सेदार मानते हैं? क्या आपको फक्र है कि यह सब भी आपका है, या आप अपने को इससे अलग मानते हैं? मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि हाल के वर्षों में कई ताकतों ने सक्रिय होकर लोगों के दिमाग को गलत दिशा की तरफ मोड़ दिया है। हम सबका दिमाग साफ होना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि अलीगढ़ के छात्रों को वो क्या कह रहे थे कि आप उस विरासत पे गर्व कीजिए, जो विरासत को मैं महान मानता हूं। मतलब वो राम और कृष्ण की विरासत भी हो सकती है। नेहरू ने इतनी बड़ी बात एएमयू में कह दी थी, और सोचिए अगर मोदी जी ने ये बात कह दी होती तो क्या होता। पूरा लिबरल सेकुलर ये पूरी जमात है ना, मतलब वो जो 20 ट्रेंड चलते ना ट्विटर में, 18 वही चल रहे होते, जाने क्या क्या आरोप लगा दिए गए होते। वो मनोज मुंतशिर साहब हैं, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले यही बात कही कि आप किसके वंशज हैं। तो नेहरू भी तो यही बात अलीगढ़ में कहकर आए कि भाई आप किसके वंशज हैं, आप अपनी विरासत पे गर्व कीजिए। लेकिन नेहरू कहते हैं तो वो धर्मनिरपेक्षता के मसीहा हैं, तो कोई उसको लेकर विवाद नहीं करता है और कोई उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। कि नेहरू ने भी, अब देखिए, एक तरह से निष्ठा पे सवाल उठाया ना, नेहरू ने एएमयू के छात्रों की निष्ठा पे सवाल उठाया था, लेकिन कोई उसको जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि उसको जिक्र करेंगे तो जो एक छवि बना रखी है धर्मनिरपेक्षता के मसीहा की, वो टूट जाएगी। और अगर कोई वही बात मनोज मुंतशिर कह देते हैं आज, तो पूरा जो है गैंग, जो है लिबरल गैंग, जिनको मैं लिबरू कहता हूँ, वो सब कुछ लोग उसको और भी अलंकारिक भाषा में कुछ और भी कहते हैं। हाँ, पत्रकार होने की एक मजबूरी होती है, भाषा आपको थोड़ा सा ठीक ही रखनी पड़ती है सर। तो बस वही एक है कि अलंकारों के प्रयोग से थोड़ा बचता हूँ मैं, बाकी भाव तो वही है, लिबरू ही है वो। मतलब इस तरह की लिबरू टाइप ही बातें हैं। अब आप देखिए, भाषा की आपने बात करी, इतने साल तक संघ को, मैं कोई स्वयंसेवक नहीं हूं संघ का, लेकिन आप खाकी चड्डी कह के पुकारते रहे, चड्डी निक्कर। ये तो अलंकार देने की शुरुआत जो है भारत में कोई किसी और ने थोड़ा शुरू करी है, तो वामपंथियों की शुरुआत है कि किसी का नाम रख दो। अब दिक्कत क्या है कि वो क्या था, वो स्मृति ईरानी के लिए जो अखबार ने, जो कलकत्ता के अखबार ने, टेलीग्राफ ने
एंटी नेशनल, जो खबर एक हेडलाइन बड़ी मशहूर हुई थी द टेलीग्राफ की। तो अब ये नेमिंग ही तो है ना, नेमिंग शेमिंग ही तो है ना, ये आप किसी के नाम के एंटी नेशनल, वैसे ये मुझे क्या? तो इनको इंसल्ट करने में कोई आपत्ति होती नहीं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं, कुतर्की आप के बिल्कुल साथ कर रहे तर्क हैं। करना भी एक हाँ, आप मूर्खता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। लेकिन यही है कि ये सब शुरुआत इन्हीं लोगों ने इस देश में करी है, लोगों के नाम रखने की और इस तरह के करने की। जी सर। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जी अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री की, जी। जिसने इतना योगदान दिया है कि आज तक हम वही इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सर इतिहास तो सभी लोग काफी लोग हल्का हल्का परिचित तो होंगे ही। एएमयू का जो इतिहास है, और एएमयू के इतिहास क्या है, वो सर सैयद अहमद का इतिहास है। मैं कई लोग आपत्ति करते हैं कि आप कई मैंने वीडियो बनाए, पहले तो बोलते हैं आप सर क्यों बोलते हैं इनके आगे। तो अब इनको मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं जानबूझकर सर सैयद अहमद इसलिए बोलता हूँ कि लोगों को मालूम पड़े कि ब्रिटिश सरकार की जो उन्होंने जो पिट्ठूगिरी करी थी, जो गुलामी करी थी, उसके उपहार में उनको सर की उपाधि मिली थी। तो ये ना सोचे मैं सर बोल के उनका सम्मान कर रहा हूं, मैं सर बोल के उनकी हकीकत बता रहा हूं। तो सर सैयद अहमद जो थे, तो क्रांति जब पहला जो भारत की जो बगावत होती है, क्रांति जिसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया, उन्होंने किताबों की शक्ल में उसको लिखा। तो उनको ये लगता था कि 1857 की क्रांति के बाद है जो वो हिंदू जो है एकदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो इन्होंने अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी सीख ली, शार्प हैं लड़के, ये प्रैक्टिकल हैं, तो ये नौकरियों में कब्जा करते जा रहे। तो उनको लगा कि यार मुसलमान तो पीछे हैं। तो इन्होंने पूरा जो मुसलमानों को जो माइंडसेट जो बनाया उस वक्त, जो इनसे प्रभावित मुसलमान थे, कि आप जो है अंग्रेज सरकार को अपना दुश्मन मत समझो, आप अंग्रेजों के साथ जुड़ो। तो इस माइंडसेट के साथ सर सैयद अहमद ने काम शुरू किया। अब 14 मार्च को 1900, और मैं मुसलमानों के लिए काम किया, क्या विचार से काम किया, मैं उसका कोई विरोध नहीं करता। आप अपने संप्रदाय के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए जो करना चाहें अच्छा कीजिए, मुझे उसमें कोई आपको हमको किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो व्यक्ति थे सर सैयद अहमद, ये भारत के पहले हिंदू फोबिक थे, मतलब आधुनिक भारत। ये जो इस्लामिक फोबिक जो वर्ड चलाते हैं, सब मिथ है। असली तो हिंदू फोबिया जो भारत में है, उसके जनक यही व्यक्ति था। तो 14 मार्च 1888 में उन्होंने एक मेरठ में भाषण दिया, जिसको मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही थी वो मैं आपको बताता हूं। कि उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज सब कुछ यहां से छोड़ के चले गए और हिंदुओं ने सोचा कि वो इस देश पे राज कर लेंगे, तो वो ये भूल जाते हैं कि पहाड़ों और पर्वतों से निकलकर हमारे पठान भाई आएंगे। पहाड़ों पर्वत से उनका मतलब है अफगानिस्तान से, कि अफगानिस्तान से हमारे भाई आएंगे और सरहद से लेकर गंगा की धारा तक खून के दरिया बहा देंगे। तो इस तरह की धमकी इन्होंने मेरठ में 1888 में 14 मार्च को दी। तो अब आप देखिए, अब लोग बोलते इतिहास की बात क्यों करते हो, क्या रखा है इतिहास में। अब आप भाषा पे गौर किया आपने, अब ठीक यही भाषा आप कई बार आप सुनते होंगे, अरे आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे 45 मुल्क हैं, हमारे 45 मुल्क हैं, ऐसे कैसे कर लोगे। तो ये जो डीएनए है, ये जो सोच है, ये सर सैयद अहमद बोल रहा था ये। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। ये पिछले कोविड के टाइम पे इन्होंने चिट्ठियां लिख दी कुवैत की, और कुवैत की प्रिंसेस को, और जाने किन किन लोगों को। ये हर तरफ उधर ही देखते हैं कि अरे हमें कुछ करा तो 45 मुल्क। भाई हम आपको कोई कुछ नहीं कर रहा, ये देश सबका है, हम इसमें कोई, हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ना होता है। यहाँ पे छोटी मोटी घटनाओं का आप इश्यू बनाने वाला है। तो ये सर सैयद की मानसिकता है कि धमकी, बाहर के मुसलमानों की धमकी देके यहाँ के हिंदुओं को डराना। अब उस भाषण में आगे क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पे 700 साल तक राज किया है, और ये राज हमने कुचला है, इस भारत को गुलाम बनाया है, हम हिंदुओं की प्रजा नहीं बन सकते। अब ये 700 साल राज करने वाली लाइन आप अक्सर ओवैसी से सुनते होंगे, वो दोनों भाई बार बार बोलते हैं। और मरहूम राहत भाई हैं, मैं उनका बतौर शायर बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने भी एक शेर इसी मानसिकता के साथ लिखा था कि हमारी फटी टोपियों पे तंज मत कर, हमारे ताज अजायब घरों की शान है। तो ये जो मानसिकता है बार बार, हाँ, राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है कि हमारी फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों की शान है। अब की बार हिजरत नहीं होगी कोई। नहीं सर, मैं इस विषय में नहीं बोलूंगा उनके बारे में। तो हमने तो उनके ऊपर पूरा वीडियो किया है तुफैल जी के साथ, आप देख अच्छा, सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना, मेरा उनके साथ एक थोड़ा सा फैमिली रिश्ता था। मैं भी इंदौर से आता हूँ, तो मेरा उनके साथ एक पारिवारिक संबंध था। वो अपनी जगह विचारधारा का विरोध
होना चाहिए। अंतिम समय में भी मैंने कुछ एक पोस्ट किया था तो गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने फोन करवाया था कि यार इस तरह के पोस्ट क्यों तुम करते हो। तो मैंने कहा कि आपको अपील करना चाहिए। कुछ इंदौर के अंदर आपको याद होगा वो कुछ मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बड़ा भगाया जा रहा था लोगों को। रानी बाग नाम का इलाका जहाँ पे वो थूक रहे थे, कुल्ला कर रहे थे कोविड स्वास्थ्य कर्मियों पे। तो मैंने कहा था कि राहत भाई इस पे क्यों नहीं बोलते हैं, तो रानी बाग के आप रहने वाले हैं, आप बोलिए इस पे। तो ये राहत भाई का बड़ा दिल था कि उन्होंने उसको माना, एक अपील जारी करी और फिर मैंने भी अपना वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। वो व्यक्तिगत मामला था, तो मैं इसलिए उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन वैचारिक तौर पे चूंकि अब हम बात कर रहे हैं तो विचारों का तो हम विरोध कर ही सकते हैं हम एक दूसरे का। तो खैर हम वापस मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे से भटक गए थे। फिर वो आगे कहते हैं अपने इसी भाषण में, मेरठ वाले भाषण में, सर सैयद अहमद, कि अगर अंग्रेज जाते हैं तो जाने के पहले उनको एक प्रतियोगिता करवाना चाहिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि ये सत्ता किसे सौंपी जाए। तो ये प्रतियोगिता जो है वो कलम से नहीं होगी, वो तलवार से होगी। बोले हम संख्या में कमजोर हैं लेकिन हम ये हिंदुओं की जगह की सत्ता नहीं लेने देंगे। तो इस तरह की जहरीली मानसिकता थी सर सैयद अहमद की। वो लखनऊ में उन्होंने एक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने सत्ता हमसे ली है तो हमें दें। ये कितना बड़ा मिथ है, ये कितना बड़ा झूठ है ये झूठ है और इसको गढ़ा गया है कि अंग्रेजों ने सत्ता भारत। तो वो जो मराठा एम्पायर का जो नक्शा है जो अटक से शुरू होता है कटक तक जाता है, आप देखिए, आप उस नक्शे को कभी छापा ही नहीं गया और ये सत्य है। इतिहास में इसको कौन मना कर सकता है कि अंग्रेजों ने सत्ता मराठाओं से ली थी कि मुगलों से ली थी। हालांकि मैं उस दौर के इतिहास का जानकार नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत डीपली उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन ये सत्य है कि मराठाओं से सत्ता ली थी। लेकिन ये हमारा गढ़ दिया गया है कि भाई हमसे सत्ता ली थी। तो वही सैयद अहमद बोलते थे कि हमसे सत्ता ली तो हमें सौंपो। तो इस तरह के मानसिक उनकी मानसिकता थी। उन्होंने हिंदी का विरोध किया। हिंदी का विरोध करा तो करा, लेकिन 1857 में हाँ इनकी जो वैसे 1857 के उससे 100 साल पहले, हाँ 100 साल पहले 1760 में ये जुमला मशहूर था कि शाह आलम अज दिल्ली आलम। बिल्कुल, ये जो आलम के शहंशाह हैं, यानी पूरी दुनिया के शहंशाह, उनकी शहंशाह दिल्ली से लेके पालम तक है। वही पालम तक उनका था और मराठाओं ने तो पूरा घेरा डाल दिया था। बाजीराव पेशवा यहाँ पे घेरा डालकर बैठ गए थे। तो ये सब नहीं पढ़ा है, दुर्भाग्य। 2-3 पेज में मराठा हिस्ट्री खत्म कर देते हैं। उनको तो मुगलों को महान बनाना था। तो जब सर सैयद अहमद हिंदी का विरोध करते हैं, हिंदू और उर्दू की लड़ाई चली, उसको लेकर आंदोलन चला, तो अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते हैं कि आप हिंदी को शामिल मत कीजिए सरकार की भाषा में और कोर्ट की भाषा में, क्योंकि हिंदी उन हिंदुओं की भाषा है जो हमसे अलग हैं। हम और आप, मतलब आप से मतलब है क्रिश्चियन, मतलब अंग्रेज क्रिश्चियन हैं और हम मुसलमान हैं। हम दोनों किताब को मानने वाला धर्म है, इसलिए हम आपस में भाई हैं। तो ये आप हिंदी को लागू मत कीजिए। तो मतलब इस तरह की धार्मिक तरीकों से वो अंग्रेजों को भड़काने की, अंग्रेजों को बरगलाने की, अंग्रेजों के दिमाग में अपनी बात बिठाने की कोशिश करते थे। इस तरह का ये हिंदू फोबिक आदमी था। और अब उनको जाने क्या क्या माने जाता है। और अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों उनको अपना जनक मानता है? वहां की ऑफिशियल हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि भले ही फादर ऑफ मतलब पाकिस्तान के जनक जिन्ना है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो सर सैयद अहमद करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना इस देश के अंदर सर सैयद अहमद के विचारों पर होती है। वो कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल नहीं होने देते हैं। अब देखिए कितना बड़ा झूठ है। वो जो है ना, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। तो ये खिलाफत आंदोलन को भी आजादी का आंदोलन मान लेते हैं कुछ लोग। उसके अलावा जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी यहाँ पर दारुल हर्ब और को लेकर, और जो अंग्रेजों से लड़ाई करेगी भारत में इस्लामिक राज्य लाना है, तो उसको भी ये स्वतंत्रता की लड़ाई मान लेते हैं। चलो मैं भी मान लेता हूँ। 1920 के बाद से लेकर 1947 तक कोई योगदान बता दे मुझे। मैं बड़ी माफी के साथ कह रहा हूँ, मैं कई अपने दोस्तों से, मुस्लिम दोस्तों से भी पूछता हूँ कि भाई जरा नाम गिनाओ। वो नाम शुरू होते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर वो अशफाकुल्लाह खां, 4-5 नाम आते हैं और अचानक खत्म हो जाते हैं। भारत जब आजाद हुआ तो साहब 25% इस देश की आबादी का हिस्सा मुस्लिम था। भारत पाकिस्तान जब यूनाइटेड था, तो मैं कहता हूं कि 100 अगर स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, तो 25 उस अनुपात में मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो आपने भी खून बहाया होगा, तो 25 लोग तो आपके भी हों, 75 हिंदुओं के हों। चलो नहीं मानते, 25 नहीं मानते, 15 पे डील कर लेते। जेल नहीं गया।
एक बंदा जेल नहीं गया। जिन्ना ने अपने पूरे जीवन में एक कानून तोड़ा था, वो भी वो एक आंदोलन हॉल को लेकर जो था उनका, उन्होंने कोई जेल ही नहीं गया। और उनकी देख, और आप चलिए भूल जाइए मुस्लिम लीग को, आप कांग्रेस में कितने मुसलमान थे? तो आपके 15% नहीं, 25 नहीं, 15 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, कुछ तो बताओ। वो 4-5 नाम गिना के आप हो जाते हो, फिर कहते हो सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये फैक्ट्स हैं, मतलब इसको, सच को स्वीकार करना चाहिए। उसकी वजह से ऐसा नहीं कि आपका हक इस धरती पे, सरजमी पे कम हो जाता है। एक चीज और बताऊं आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में, कि ये कोई मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता हो ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अशराफ वर्ग को, बिल्कुल, था बिल्कुल, कि बहुत ही अच्छी बात है। वाह, आपका शरीफ होना, ये शरीफ का बहुवचन है अशराफ, वहां पर एक शराफतनामा लिया जाता था, जिसको बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बड़ा शरीफ अशराफ वर्ग का हाँ, जो है वो सर्टिफाई करता था कि ये वक्त जो है ये शरीफ खानदान से है, ये अजलाफ या अरजाल नहीं है। ये सर्टिफिकेट दिया जाता था। 1947 में इसका प्रचलन बंद हुआ। तो ये जो है, ये सिर्फ, मैं इसको कहता हूँ, आज भी कहता हूँ मैं इनको, कि ये जो है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ऑफ द अशराफ, बाय द अशराफ, फॉर द अशराफ। बिल्कुल, 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 बहुत अच्छी बात। अब देखिए ना, इसमें अब कितना वो है कि पसमानदा के कितने बड़े विरोधी थे और बड़ी गलत बातें लिखी हैं। जो दर्शकों को बता दें, पसमानदा जो मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग माना जाता है, उसके बारे में इतनी अशोभनीय टिप्पणियां की हैं सर सैयद अहमद ने, कि अब देखिए अब क्या होता है कि जो आजकल आपने देखा होगा कि दलित अत्याचार कहीं पे भी होता है, सो कॉल्ड हाथरस में देखा होगा, SFI और सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये हर समय इस तरह के ढूंढते हैं, दलितों को भड़काने का इस पूरा एक माइंडसेट जो काम करता है। अगर ये लोग कहते हैं ना हम कि मनुवादी, कोई ब्राह्मण को, कोई ऐसी कोई ब्राह्मण बात करता है मनुवादी, तो अगर सर सैयद अहमद के सरनेम के आगे दीक्षित लगा होता आपके सरनेम की तरह, तो ये उसको भी मनुवादी कहते। तो देखा जाए तो सो कॉल्ड मनुवादी जो एक बुराई के तौर पर किया जाता है, तो ये इस्लाम के मनुवादी थे सर सैयद अहमद, कि जो है ना पसमानदा मुसलमानों के लिए बारे में बड़ी बड़ी अशोभनीय टिप्पणियां करते थे, और उनको कहते थे इनको तो शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं है, अधिकार तो जो है वो शरीफ बच्चों को है, जो अरब मूल के बच्चे जो हैं। तो ये इस मानसिकता के लोग थे। अब इस सच को कोई स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हमने तो ये बना दिया गया है कि भाई सर सैयद के बारे में बोलना ही मतलब इस देश में गुनाह हो गया। अब देखिए कल वो परसों रात की बात है, औरंगाबाद में औरंगजेब के खिलाफ किसी ने पोस्ट कर दिया, उसमें वो दंगाई शुरू हो गया, सड़कों पे होर्डिंग जलाना शुरू कर दी है महाराष्ट्र में, और वो 4 पुलिस वाले घायल हो गए। मतलब सोचिए, अब औरंगजेब की भी बुराई नहीं कर सकते इस देश में। तो सर सैयद अहमद तो फिर भी उनके 1-2 अच्छे काम है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। हमने तो देखिए फतावा आलमगीरी का हिंदी में ट्रांसलेशन, हमारे तो पहला वॉल्यूम तो लगभग तैयार है, कुछ ही दिनों में निकाल देंगे। देखिए वो राजा पढ़ के उसके बाद फिर जो है ये सारे के सारे जो हमारे जो कौमी भाई हैं और जो गैर कौमी उनके सिंपैथी वाले, उनका पता नहीं क्या हाल होगा। हम तो अभी से सोच कर उनका दिल बैठ ना जाए कहीं। मैं आपको वो बताता हूँ, वो राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पे अभी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया मोदी जी ने। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, तो बचपन से मैं भोपाल यूनिवर्सिटी का जो नाम है उसका नाम है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। बरकतुल्लाह साहब एक बड़े नेता थे। तो राजा महेंद्र जिसके हेड थे, राष्ट्रपति थे जिस एग्जाइल गवर्नमेंट के अफगानिस्तान में, बरकतुल्लाह साहब उसके प्रधानमंत्री थे एग्जाइल गवर्नमेंट के। तो सोचिए 1990 में 89, 87, 88 की बात होगी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट की, तो बरकतुल्लाह साहब के नाम पर भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया। और राजा महेंद्र साहब के योगदान को इस देश ने अब जाके 2021 में जाके स्वीकार किया। सोचिए क्या क्या हुआ है। वो भी उसके लिए दूसरी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी। तो ये होता रहा, मतलब बरकतुल्लाह नाम रखा भोपाल यूनिवर्सिटी का, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, उनका योगदान था, उनको सम्मान मिलना चाहिए, इसमें क्या गलत है। लेकिन जो उनके साथ और भी लोग थे उनको तो कहीं सम्मान ही नहीं मिला ना, उनके तो नाम इतिहास से मिटा दिए गए। अब देखिए वो अटल जी के नाम पे भी वो चंडीगढ़ में कोई आवास योजना है, शायद वो आवास योजना ही है, वो साहिल लुधियानवी के नाम पे कर दी गई। अभी कल परसों की घटना है पंजाब सरकार ने। अब साहिल लुधियानवी एज ए शायर, एज ए पोएट अटल जी से बेहतर हो सकते हैं क्या? ये आधार है तो कोई साहिल लुधियानवी और अटल जी की कोई तुलना है? लेकिन कर दिया साहब नाम यहाँ, जबकि आप एक नाम बदल के देख लीजिए, नेहरू और इंदिरा गांधी का पूरा गैंग जो है, आप लिबरू गैंग जो है आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। ये स्थिति है साहब।
जी हाँ, और अंत में हम जरा थोड़ा सा अलीगढ़ जो स्कूल ऑफ हिस्ट्री जिसने पूरा का पूरा इतिहास जो है देश का उसको गलत रास्ते पर डाल दिया, उसकी भी चर्चा थोड़ी सी प्रखर जी से कर लेते हैं, जिसके सृजनकर्ता उस स्कूल के थे मोहम्मद हबीब, जो हमारे इरफान हबीब साहब हैं, उनके पिताजी। और उनका भी बड़ा रोचक किस्सा है, मैंने किताब में पूरा लिखा हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल ऑफ हिस्ट्री का। और वो सियासत में भी रखते थे, मोतीलाल नेहरू जी के बहुत करीब हुआ करते थे। हाँ। और मोतीलाल नेहरू जी जब ये कोऑपरेशन मूवमेंट जब फेल हो गया, कोऑपरेशन तो अब अभी तक उसमें लोगों को यही क्लियर नहीं है कि खिलाफत था, कोऑपरेशन दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। ये मैंने स्पष्ट किया मेरी पुस्तक में कि हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी ने लॉन्च किया था, मतलब जिसको कांग्रेस ने 12 सितंबर को जाकर ज्वाइन किया है। जो आंदोलन खलीफा के लिए था, उसको भारत की आजादी का आंदोलन बना दिया उसको गया। भारत की और आजादी क्या क्या का हुआ, वो बहुत ही बड़ा विषय है, वो तो अपने आप में, उस पर आप खैर वो तो अलग से किताब में कभी लिखा, चर्चा करेंगे। आपने वीडियो भी आपने बहुत बनाए हैं, आपने बहुत हाँ, स्कॉलर्स को उसको उसको बुला के बनाए हैं। चर्चा तो भी की है। इन्होंने मोहम्मद हबीब ने जब उन्होंने एक खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, हाँ मोतीलाल नेहरू और हाँ हाँ आपके हाँ, चित्तरंजन दास, जी जी, हाँ चित्तरंजन दास बिल्कुल उसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू जो थे जी उसके जनरल सेक्रेटरी थे। जी जी। तब उनके साथ ही जुड़ गए जाकर मोहम्मद हबीब साहब। हम्म, और उसके बाद से इनका जो है उत्कर्ष और भी परवान चढ़ गया। फिर बाद में मोतीलाल नेहरू जी जब वापस चले गए, फिर कांग्रेस के जी। अध्यक्ष बन गए। अगले साल उनके पुत्र अध्यक्ष बन गए। फिर हम्म, जवाहरलाल नेहरू जी को जो पूरा का पूरा हिस्ट्री की ट्रेनिंग है वो मोहम्मद हबीब से मिली। फिर बाद में उनकी बेटी के भी वो ट्यूटर रहे। हाँ फिर उनके नीचे जो थे सतीश चंद्र, नूरुल हसन, हाँ, वो तो पूरा उनने एक उनके विरासत ही बेटे अपनी तैयार कर ली। इरफान हबीब, इन लोगों का और ये कांग्रेस का ये जो नापाक गठबंधन था, इसने हमारे देश के इतिहास का सर्वनाश किया। साथ में अबुल कलाम और आजाद वो अपने जैसे एजुकेशन सज्जाद जहीर साहब के सज्जाद हसन साहब के, अपने सज्जाद जहीर साहब के भतीजे मिल गए, नूरुल हसन, और उन्होंने और नूरुल पूरा ही हसन तो और पूरा करेला और नीम चढ़ा। हाँ, इतिहास तो अभी आज जो आप सुल्तान। इतिहास का हश्र देख रहे हैं, भारतीय इतिहास का, जी उसके मूल में भी अलीगढ़ ही है। ये हाँ, समझने बिल्कुल की सहमत हूँ आवश्यकता मैं है। आपकी बात। मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि हालांकि मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, और मतलब मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इतिहास का जानकार नहीं हूँ। बस मेरे एक पत्रकार के नाते आधुनिक भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको मैंने पढ़ने की कोशिश करी। तो मैंने जो पढ़ाई करी वो, मैंने कोई हिस्ट्री मैंने कभी सब्जेक्ट नहीं रहा 11th 10th के बाद, और सिर्फ मैंने एक इंटरेस्ट था। तो मैंने 1920 के बाद जो भी आज तक जो हुआ, उस दौर को मैंने अलग अलग लोगों के नजरिए से पढ़ा। मैंने इतिहास की किताबों से नहीं पढ़ा, लोगों ने जो अपनी उस जमाने उस दौर के लोगों ने जो किताबें लिखी उससे पढ़ा। तो मैं बहुत मध्ययुगीन इतिहास का जानकार नहीं हूँ, तो उसमें जो छेड़छाड़ की होगी मैं उस पर कोई अथॉरिटी नहीं रखता, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं कई जगहों पे पढ़ता हूँ। अरुण शौरी साहब की मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि ये लोग जब जो उनके दरबारी थे, जो सुल्तान और मुगल बादशाही लोग थे, तो जो लिखते थे अपने राजा का, बादशाह का इतिहास, दरबारी अबू फजल टाइप लोग, तो वो लिखते थे कि इतने काफिर हलाक कर दिए, और ये ऐसे गाजी बन गए, इसकी गर्दन काट ली, और ये मंदिर तोड़ दिए, वो तोड़ दिए। तो वो लिखा सीधे दरबारी ने, मतलब जो उनका था खास। तो लेकिन ये इन इतिहासकारों ने उनकी बात को ही मानने से मना कर दिया। तो पूछा, भाई आप इनकी बात क्यों नहीं मानते? तो दरबारी थे, अपनी आंखों से साक्षात देख रहे थे कि कौन उनका मुगल सम्राट या दिल्ली का कौन सा सुल्तान क्या कर रहा है। तो बोला कि ये इन लोगों ने इसलिए बड़ा चढ़ाकर लिखा क्योंकि उस वक्त ये सब चीजें बड़ी अच्छी मानी जाती थी, तो उनकी छवि उस वक्त सुधर जाए, ये उस नजरिए से लिखा गया। तो जो मुगल दरबार का जो, या मुस्लिम राजाओं का, मुस्लिम बादशाहों का जो इतिहास जो उनके दरबारियों ने लिखा, उसको भी उन्होंने नकार लिया। उसकी अच्छी अच्छी चीजें ले ली कि ये भाई कुएं बनाए, नदी बनाई, घाट बनाए, वो सब ले लिया। लेकिन जहां मंदिर तोड़ने का जिक्र है, जहां धर्मांतरण का जिक्र है, वो सब छुपा दिया है कहकर कि भाई ये तो वो तो बड़ा चढ़ा के लिख दिया, भाई उसको गाजी साबित करना था। तो इस तरह से तो इतिहास का काम हुआ है यहाँ पे। मैं तो कई बार बड़ा दुख होता है, और मैं इसको आज कहना भी चाहता हूँ कि मोदी सरकार से 7 साल में जो लोगों की कई शिकायतें होंगी, मेरी शिकायत सिर्फ एक है कि आपने जो अच्छा किया बुरा किया मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है इन 7 सालों में कम से कम इतिहास को सुधारने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको राइट विंगर का इतिहास बना दें, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए, सच को सच की तरह बताना चाहिए। लेकिन ये जो कूड़ा करकट बच्चों के दिमाग में जो भर दिया गया, जिसके हम भी शिकार रहे,
आप भी शिकार रहे होंगे और आपकी पुरानी जनरेशन भी उसकी शिकार रही होगी। कम से कम इतिहास तो सही पढ़ाओ। आप मत मिटाओ मुगलों का इतिहास, कोई जरूरत नहीं है मुगलों का इतिहास मिटाने की, लेकिन कम से कम मराठाओं का इतिहास तो डाल दो उसमें। वो नक्शा तो एक छाप दो, एक पेज छाप दो, वो नक्शा जो अटक से लेकर कटक तक था। मत मिटाओ किसी का इतिहास, लेकिन जो सही इतिहास में जो छूट गया उसी को दर्ज कर लो। मत मिटाओ, आप अकबर की महानता जो दर्ज है उसको मत छेड़ो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो महान सम्राट हुए उनके बारे में तो लिखो। वो आप 2 पन्ने में खत्म कर देते हैं। चोल वंश की कोई बात ही नहीं करता, किसी और साउथ के जो इतने हिंदू साम्राज्य हुए, विजयनगरम साम्राज्य उसकी कोई बात ही नहीं करता। ये बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत दुख होता है इस पे कि 7 साल में भी इस पे काम नहीं, मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात है। जी, तो अलीगढ़ की वैसे तो किस्सा कोई अगर आरंभ करेंगे तो पूरी रात भी निकल जाए तो भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि अब हम दर्शकों के पास चलें, क्योंकि दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। उससे पूर्व मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें सपोर्ट करें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. अनुपम जी, आपको धन्यवाद। दंगल जी पूछ रहे हैं, सर पहले कहा अलीगढ़ आज़ादी का केंद्र था, आज बांग्लादेश की घटना को छुटपुट बता दिया। इतिहास से सीखना नहीं और वर्तमान को देखना नहीं, इसका उपचार क्या है? ये छुटपुट वाली घटना जो है, देखिए अलीगढ़ आज़ादी का केंद्र था, वो हमने प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात की। ये घटना को छुटपुट बताने का काम एक ब्यूरोक्रेट ने किया है, इसलिए उसको इससे कृपया न जोड़ें, ऐसा मेरा अनुरोध है। और डीजी ICCR है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी आरंभ हो गई। नेक्स्ट, NS जी पूछ रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट शुड वेक अप एंड स्टॉप अपीसमेंट ऑफ एनिमी ऑफ स्टेट। थैंक यू फॉर योर कमेंट NS जी। ताजाराम, संजय जी, आज पूरी पीधाधीश्वर शंकराचार्य जी के वक्तव्यों का विश्लेषण अति आवश्यक है, दुर्भाग्यवश कहीं कोई चर्चा क्यों नहीं होती? अवश्य होगी, लेकिन आज तो विषय दूसरा है ताजाराम जी। पूनम अब्बी, हमारी वेस्टर्न बेस्ड हिंदू सनातन समझ के अनुसार यह सर्वधर्म समभाव नहीं है, ये असल में सर्व जरायम जुर्म समभाव है। सर्व जुर्म समभाव है। इंटरेस्टिंग कमेंट पूनम जी, थैंक यू। महाभारत जी कह रहे हैं, प्रखर जी के ज्ञान को नमन। आजकल ये द्विराष्ट्रवाद के पेटेंट सावरकर जी को देने वाले लोग क्या सिर्फ अज्ञानता के कारण है या कोई बड़ा षड्यंत्र है? प्रखर जी, तो आज तो हमने जो पूरा बताया कि द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है, आज जो पूरी चर्चा है जिसपे केंद्रित थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, उसके जो जनक हैं वो तो सर सैयद अहमद ने दिया है। अब इसको बाद में आप कोई लगा ले, वो पूरे भाषण को एक पूरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी उदय माहरुकर साहब हैं, बहुत माने हुए जर्नलिस्ट हैं और अभी भारत के सूचना आयुक्त, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है वीर सावरकर पे और उसी विषय पर लिखी है। आप उसको पढ़ें और उससे बहुत स्पष्ट होगा कि किस तरह से जो है सावरकर का नाम मलिन करने के लिए, वीर सावरकर का नाम मलिन करने के लिए इस तरह की बातें उनके बारे में की जाती। जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं अपनी तरफ से। जी जी जी। ये जो द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है, यह इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत है, तो इसलिए इसको किसी भी व्यक्ति, और ये प्रिस्क्रिप्शन है, इस्लाम का एक प्रिस्क्रिप्शन है, इसको भारत में भी अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकारांतर से आर्टिकुलेट किया गया है। इसको जो सबसे बड़े जो सबसे बड़ा व्यक्ति जिसने इसको आर्टिकुलेट किया है, वो 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में ये सबसे पहले हमारे आपके जिनको कहते हैं मुजद्दिद अल्फसानी, आपके शेख नक्शबंदी, तो उन्होंने, शेखुल इस्लाम थे, उन्होंने सबसे पहले कहा। उसके बाद फिर शाह वलीउल्लाह ने इसको रिपीट किया। हाँ, ये दोनों बहुत बड़े लोग, शाह वलीउल्लाह का तो बहुत, हाँ, उन्होंने तो पूरा जो है दारुल हर्ब को लेकर अहमद सरहिंदी नक्शबंदी, और उसके बाद फिर शाह वलीउल्लाह,
वो उसको रिपीट करते हैं। और उसके बाद फिर आप जब आगे चलते हैं तो ये सारे लोग, शाह वलीउल्लाह साहब का वो आप बताइए ना, वो किस तरह से उन्होंने अब्दाली को बुलाया। शाह वलीउल्लाह ने तो अफगानिस्तान के लोगों को जो फर्स्ट ट्रेटर है वो तो शाह वलीउल्लाह है। लोग बगैर मतलब बेचारे मीर जाफर को ब्लेम करते हैं, जो कि सिर्फ हिंदुओं की मदद कर रहा था। तो शाह वलीउल्लाह के बाद उसी लाइन में उसका बेटा शाह अब्दुल अजीज, फिर उसका भतीजा शाह इस्माइल, उसका गुरु सैयद अहमद बरेलवी, जो बालाकोट में ये दोनों मारे गए थे, सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल। बालाकोट की स्ट्राइक का जिक्र होता है, लेकिन ये बालाकोट का इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है, जो आप बता रहे हैं। ओरिजिनल जो जिनको ये लोग शहीद कहते हैं ये। और फिर यहीं से जो आपके देवबंदी और बरेलवी का वहां पर जो डिवीजन होता है, पूरा मूवमेंट जिसका आप जो पूरा मूवमेंट जो बता रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर करना जरूरी है कि बेसिकली इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए ये युद्ध था, क्योंकि ये जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे थे। सैयद अहमद बरेलवी तो एक यूनिक फिगर है, वो तो अकेला ऐसा फिगर है इनकी हिस्ट्री में जो सूफी भी है, गाजी भी है और आलिम भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन, वो अकेला ऐसा फिगर है, उसको तो इनके यहाँ बहुत बड़ा माना जाता है। और ये देवबंदी पूरा का पूरा सैयद अहमद बरेलवी के पदचिन्हों पे चलने का काम है। तो ये और उसके बाद फिर आप अंग्रेजी में आर्टिकुलेशन करना हो तो सैयद अहमद साहब है ही, सैयद अहमद उनका आर्टिकुलेशन है। सावरकर के विषय में जो बात होती है, सावरकर का जो भी द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वो केवल डिस्क्रिप्शन है कि मुसलमान ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मुस्लिमों की तरफ से ये सदैव एक प्रिस्क्रिप्शन है और वो उनके ऊपर लाजिम है क्योंकि वो उनकी किताब में है। इसलिए मुझे जो है वो बगैर मतलब लोग इधर उधर घूम घाम के सावरकर को डिफेंड करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि इनको इस्लाम की समझ नहीं है, इसलिए ये अपने में विरोधाभासी बातें, यानी मैं हिंदू पक्ष की बात कर रहा हूँ, इवन आरएसएस के लोग जिस तरह से डिफेंड करते हैं सावरकर को, बड़ा ही विचित्र है वो। मतलब मुझे इसमें मेरा पक्ष ये है सावरकर जी के बारे में जो भी सब चीजें हुई कि बहुत ही सोची समझी साजिश है। जब सावरकर जी जब तक 60 के दशक तक जिंदा थे तब तक किसी ने उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं करी, द्विराष्ट्र के सिद्धांत की या माफी की। अचानक 90s में आके एजी नूरानी टाइप जो लोग थे उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। और आप इसकी टाइमिंग देखिए, ये वो टाइम था जब भारत में हिंदुत्व की भावना का उभार हो रहा था, राम मंदिर आंदोलन को उफान पे था। तो उसको डैमेज करने के लिए इन्होंने वीर सावरकर का अचानक वो जो कहां से चीजें निकल के आना शुरू हो गई, वो पूरा जो है नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। तो ये आप बात करते हो 60 के दशक में क्यों नहीं बात की, 70 के दशक में क्यों बात नहीं की? तब तो डाक टिकट जारी हो रहे थे उनके नाम पे डॉक्यूमेंट्री बना रही थी सरकार। ये बड़ा देखिए पूरी की पूरी जो ये बहस है ये बिल्कुल निरर्थक है, और निरर्थक है इसको ये कह नहीं पाते। ये बार बार जो है वो, मुझे तो आजकल के आरएसएस की समझ भी नहीं आती कि इतना ये हीन भावना से ग्रसित क्यों रहते हैं। ये क्यों नहीं सीधे बोल सकते? ये उनका अधिकार था। क्लेमेंसी पिटिशन जो 1894 का प्रिजन एक्ट है उसके अंतर्गत जो मैनुअल बनी हुई है, जो रूल्स हैं, उसमें एक प्रिजनर का अधिकार था। वो अपना अधिकार क्यों नहीं एक्सरसाइज करेगा? सर वो सचिंद्र नाथ सान्याल थे उनके साथ, जो बड़े महान क्रांतिकारी थे, उनके साथ अंडमान में बंद थे। तो उनको सावरकर जी ने सलाह दी कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, पिटिशन दायर कर सकते हो। उन्होंने पिटिशन दायर करी और वो छूट के आ गए। बाद में उन्होंने अपनी किताब लिखी बंदी जीवन के नाम से, बड़ी मशहूर किताब है वो। और उस किताब में सचिंद्र नाथ सान्याल जी लिखते हैं कि बोला मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी जैसी पिटिशन तो उन्होंने भी दाखिल करी थी, उनको तो नहीं छोड़ा गया, मुझे छोड़ दिया गया। क्योंकि शायद महाराष्ट्र के लोगों ने उनको वो जन समर्थन नहीं दिया जो बंगाल के लोगों ने मेरी रिहाई के लिए जन समर्थन दिया। अब वो राजनाथ सिंह जी कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में जैसे जो भी बात कह गए हो, लेकिन ये तो फैक्ट तो है ही कि वो बाद में जाकर अगर गांधी जी ने भी कुछ कहा तो वो भी यही बता रहे थे कि भाई ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, इसको एक्सरसाइज। टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा लोगों को, हाँ, तो खुद गांधी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे याचिका दायर करो। वकील के नाते नारायण राव सावरकर जो उनके छोटे भाई थे, डॉक्टर थे, तो गांधी वकील के नाते सलाह दे रहे थे कि इस याचिका में ये बातें लिखो, कुछ लोगों से हस्ताक्षर करवा लो। तो 60,000 लोगों ने हस्ताक्षर करे उनकी रिहाई की मांग को लेकर। अब ये तो अलग विषय हो जाएगा, लेकिन कभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे किस तरह से क्या क्या हुआ था। तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल निरर्थक बात है, क्योंकि सावरकर ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था मुस्लिम लीग से। और अभी जो विक्रम संपत जी की जो किताब आई है, उन्होंने शौकत अली के साथ जो उनका 1925 में जो उनकी वार्तालाप है, उसको कोई पढ़ ले, सीधे समझ जाए कि क्या विचार थे।
लेकिन लोगों को घुमा फिरा के बात करें, मुझे समस्या इसलिए होती है कि जिनको उनको डंके की चोट पे और छाती ठोक के डिफेंड करना चाहिए, वो इधर उधर झांकते हैं और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। अरे भाई, दो राष्ट्र सिद्धांत है, ये मैं कहता हूं ना, डंके की चोट पे इस्लामी है ये, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं उसको प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। सीधी सी बात है। उन्होंने कहा था कि इफ यू कम विद मी, मुस्लिम लीग को कहा था, इफ यू कम विद मी देन विद यू, इंडिया शैल गेन इंडिपेंडेंस, if you come with me then with you, if you do not come with me then without you, and if you oppose me then in spite of you. It's recorded है। तो वही चीज है। धनंजय कीर ने भी रिकॉर्ड किया इसको, विक्रम संपत ने भी रिकॉर्ड किया। बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए वो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया कि हिंदुओं की भर्ती होना चाहिए, भाई हिंदुओं को सेना में भर्ती होना चाहिए, और यही इसी तरह का आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया। उन्होंने भी महार रेजिमेंट की वापस से स्थापना करवाई, उन्होंने प्रेरित किया दलित युवकों को कि भाई आओ सेना में भर्ती हो। तो अब जब ये इस बारे में बात होती है सावरकर के बारे में, तो लोग बोलते हैं यार वीर सावरकर ने तो ये किया था अंग्रेजों के लिए सेना में भर्ती करना, बहुत अच्छा काम किया था। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस एक कार्य के कारण आधा पंजाब भारत बच गया, भारत बच गया। नहीं तो ये पता नहीं क्या होता, अनुपात जो था, अनुपात पूरा हिंदुस्तान ले, बिल्कुल वो तो बहुत विजन था उनका, वो विषयांतर हो गया थोड़ा, बिल्कुल बहुत विषयांतर हो गया है। तो प्रणाम प्रखर जी, liked your depth analysis on Godse, it was an eye opener for me, you and Sanjay ji doing great job in Hindu consciousness। धन्यवाद प्रताप जी। विलास जी, प्रखर जी, your videos खरी बात are very good। धन्यवाद। रॉबर्ट कुल, कृपया एक चर्चा जेएनयू के लेफ्टिस्ट कुकर्मों पर करें। हम करेंगे, लेकिन उसके लिए 48 घंटे की चर्चा होगी, मैराथन चर्चा। वो जो एनडीटीवी का अक्सर करता है ना कि मैराथन, जो वो 48 घंटे तक लाइव टेलीकास्ट चलता है उसका, तो वो हमें फिर अब करना पड़ेगी, तो आपको इंतजार करना होगा उसके लिए। महाभारत, ये तो प्रश्न हो गया, इसी पर तो इतनी लंबी बात हो गई। हाँ ये तो हो गई बात। कौस्तुभ, जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए एएमयू स्टूडेंट्स लीडर्स गवर्नमेंट को कहते हैं और खुद नहीं हटाते, और नियो सेक्युलर बीजेपी गवर्नमेंट भी नहीं हटाती, क्या इलाज है? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा पहले मैं जी। मेरा बहुत, मैं बड़ा उसके ये जो तस्वीर वाला मामला है, इससे बड़ा मैं आहत हुआ था, और मुझे आहत होने के साथ ना मुझे हमारे जो मुस्लिम लोग हैं इस देश के, उन पे बड़ी दया आई थी। मतलब मुझे लगता है कि यार ये कितने, या ये मासूम है, या इनको कोई समझदारी की बात समझाने वाला इनके पास कोई नेता नहीं है। सपोज अगर मैं मुसलमानों का नेता होता और कोई ये कहता है, उस समय अगर विवाद होता कि ये तस्वीर हटाना है, और मैं मान लीजिए एएमयू का अध्यक्ष होता और मैं मुस्लिम होता, तो मैं सबसे पहले तस्वीर निकालता, उसको सार्वजनिक तौर पर जलाता, और फिर कहता कि देखो हमने जला दी, अब बोलो। मतलब जिन्ना की तस्वीर लगा के भारत के मुसलमानों को क्या फायदा मिल जाएगा? मतलब जिन्ना से बड़ा दुश्मन तो भारत के मुसलमानों का कोई हुआ ही नहीं है। उसने जो भारत के मुसलमानों के साथ छल किया है, मतलब उसकी तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। तो उस जिन्ना की तस्वीर लगा के, उसका समर्थन करके, तस्वीर ना हटा के जिद्दीपना दिखा के आप अपनी निष्ठा को और संदिग्ध बना लेते हैं। आप जो शक भी नहीं कर रहा होता, उसके मन में कहीं ना कहीं भाव आ जाता है, यार ये जिन्ना की तस्वीर क्यों नहीं हटा रहे हैं से? तो आप अपने भले के लिए वो तस्वीर हटा देना चाहिए। आपको कष्ट हुआ ना, आपको मानसिक कष्ट हुआ ना? बिल्कुल। तो मैं अब आपको फतावा रज़विया में जो नुस्खा बताया है अहमद रजा बरेलवी साहब ने, वो बता देता हूँ। वो नुस्खा ये है कि अगर कोई चीज़ आपके पहले से किसी चीज़ पे फतवा जारी नहीं हुआ हो, तो वो चीज़ हराम है या हलाल है, उसका टेस्ट ये है कि अगर उस काम को करने से काफिर को चोट पहुंचे तो वो हलाल है, और अगर उस काम को करने से काफिर को खुशी हो तो वो हराम है। आला हजरत अहमद रजा बरेलवी, फतावा रज़विया, अरुण शूरी जी की किताब में कोटेड है। अच्छा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये भी एक फलसफा हो सकता है। ये भी प्रिस्क्रिप्शन है सर। इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रखर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, मुझे भी बहुत, मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।